भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आपको पता ही होगा दोस्तों कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार जाते हैं और दिल्ली की सत्ता पर मोहम्मद गौरी का राज स्थापित हो जाता है। तो आप ये इतिहास में अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा आपने। केंद्रीय सत्ता का भाव था दोस्तों, जो भी राजा था वो अपने छोटे से क्षेत्र, राज्य क्षेत्र को ही पूरा राष्ट्र समझता था और अपने अपने राज्य अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में मतलब भारत विभक्त था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था भारत। सत्ता, केंद्रीय सत्ता का भाव था कि एक उनका प्रतिनिधित्व करने वाला राजा कोई नहीं था। जैसे मुगलों के समय अकबर ने प्रतिनिधित्व किया सभी राजाओं का, इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। यानी केंद्रीय सत्ता का भाव था, सब अपने अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ते थे, बाकी पूरे भारत के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता थी, वे अपने छोटे छोटे राज्यों को ही अपना राष्ट्र समझते थे, न कि पूरे भारत को। ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। धार्मिक परिस्थितियाँ दोस्तों, ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब देखते हैं धार्मिक यानी धर्म में क्या चल रहा था आदिकाल में। तो आदिकाल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था दोस्तों। आदिकाल में जो हमारा पौराणिक वैदिक धर्म भी था और सिद्ध, नाथ, जैन सब अलग अलग धर्म थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे सभी। भारतीय धर्म साधना में पौराणिक एवं वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे। जैन एवं बौद्ध धर्मों के अहिंसावादी होने के कारण इन धर्मों में राजपूत राजाओं की कोई रुचि नहीं थी दोस्तों। जो आदिकाल में जैन एवं बौद्ध धर्म मतलब पर अपने प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो राज्य की तरफ से उनको कोई संरक्षण या कोई संरक्षण प्रदान नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अहिंसावादी थे और राजाओं को क्या है कि लड़ाई झगड़ा और युद्ध से संबंधित उनका काम रहता था, इसलिए वो इन धर्मों को नापसंद करते थे। जैन और बौद्ध धर्म में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो अधिकतर राजा सनातन धर्म को मानते थे या फिर अधिकतर तो शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म नए रूप में नाथ संप्रदाय तथा बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान बन गया और इसी वज्रयान से आगे चलकर सिद्ध जो कहलाए और अनंतः विकृत होकर टूटते रहे। ये जो धर्म टूट रहे थे, जैसे शैव से नाथ बन गए, बौद्ध धर्म विकसित होकर दो शाखाओं में टूट गया था, आपको पता है वज्रयान और हीनयान और महायान। फिर उसमें भी वज्रयान निकला और वज्रयान से दोस्तों आपको पता होगा सिद्ध साहित्य निकला। इस प्रकार धर्म टूट रहे थे आदिकाल में। धर्म के वास्तविक स्वरूप की बजाय आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास एवं पाखंडों को बढ़ावा दिया जा रहा था। धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। ये थी दोस्तों धार्मिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। इसके बाद सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी आदिकाल में दोस्तों, ये और देखते हैं। तो जनता राजनीतिक तथा धर्म दोनों से निराश्रित होकर असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। तो राजाओं की तरफ से युद्ध वगैरह चलते रहते थे, कभी आपस में चलते थे, कभी बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे। तो राजनेता जो राजा थे वो पूरी तरीके से जनता पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और धर्म में भी विकृतियाँ आ गई थी, धर्म में भी पाखंड ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों से असंतुष्ट थी जनता, क्षोभ थी, भ्रम में उत्पन्न हो गया था उनके दिमाग में कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से मतलब इस मुसीबत से टला जाए। समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, उनको केवल भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था दोस्तों। स्त्रियों के लिए खास करके युद्ध लड़े जाते थे। राजा महाराजा अपनी सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ते रहते थे, वो उठा लाते थे किसी भी लड़की को, स्वयंवर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो उनको केवल इज्जत नहीं थी उनकी, उनको केवल भोगविलास की मात्र ही समझा जाता था। और सती प्रथा कोड था, यदि किसी राजा की पत्नी, एक राजा के अनेकों पत्नियां होती थी और वो राजा यदि किसी युद्ध में मारा जाता है तो उन अनेकों रानियों को मतलब आग में जला दिया जाता था, जल के मरना पड़ता था। इसको सती प्रथा कहते थे। तो ये भी व्याप्त थी आदिकाल में। चारों ओर अशिक्षित जनता गरीबी और बीमारियों से जूझ रही थी दोस्तों। ऐसी स्थिति होंगी तो गरीबी और बीमारियां ये तो आनी ही हैं दोस्तों, सामान्य सी बात है।
जनता पर राजा महाराजाओं का ध्यान न के बराबर था। वे ग्रह कलह एवं युद्धों में उलझे रहते थे। ये तो दोस्तों सामान्य सी बात है, वो युद्ध करते थे और जनता पर उनका न के बराबर ध्यान था। दोस्तों आर्थिक परिस्थितियाँ, दोस्तों ये तो थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब देखते हैं आर्थिक परिस्थितियाँ। तो अधिकांश व्यक्ति कृषि एवं मजदूरी पर आशा। दोस्तों चारण कवि कहते हैं कि मतलब तलवार के धनी थे और वो जो युद्धों का उन्होंने वर्णन किया है, तो युद्धों में वो साथ जाते थे, कहीं कहीं पर वो खुद भी तलवार लेके युद्ध में उतरते थे। तो उन्होंने युद्ध का बड़ा सजीव वर्णन किया है। यानी आदिकालीन में सबसे बड़ी विशेषता ये कह सकते हैं कि युद्धों का एकदम सजीव वर्णन मिलता। सजीव का मतलब जिसमें पढ़ने से ही एकदम ऐसे लगे कि मतलब अपन कोई युद्ध देख रहे हैं, युद्ध की स्थितियाँ को मतलब पूरा एक छवि सी हमारे दिमाग में बन जाए, उसका कहते हैं युद्ध में का सजीव वर्णन। प्रामाणिकता में संदेह। प्रामाणिकता में संदेह है दोस्तों कि वो प्रामाणिक बातें नहीं की जा सकती, उनमें कल्पना का योग है। वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता। रसों का तो काफ़ी रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन आदिकाल की पूरे आदिकाल की बात की जाए तो वीरता की गाथाएं ही आदिकाल में अधिकतर हैं और श्रृंगार का भी योग है। तो दो रसों की प्रधानता आदिकाल के जो साहित्य में, वीर एवं श्रृंगार की। तो दोस्तों आदिकाल में तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीर रस की प्रधानता मानते हुए वीर गाथात्मक साहित्य को प्रधान मानते हुए उन्होंने आदिकाल का नाम ही वीर गाथा काल रख दिया था। दोस्तों आपको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। संकुचित राष्ट्रीयता। दोस्तों ये भी आपको मैंने पहले बताया कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था पूरा भारत, और वो जहाँ वहाँ के कवि और राजा सिर्फ ये समझते थे कि यही हमारा राष्ट्र है। पूरे भारतवर्ष के लिए उनकी ये सोच नहीं थी कि पूरा भारत ही अपना है, और वो अपने छोटे से राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। कल्पना की प्रचुरता। जो उन्होंने साहित्य लिखा आदिकाल में कवियों ने, चारणों ने, तो उसमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। उन्होंने ज्यों का त्यों वर्णन नहीं किया, जैसे हुआ वैसा वर्णन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया राजाओं को प्रसन्न रखने के लिए। विविध छंदों का प्रयोग। दोस्तों आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है, जैसे मतलब आदिकाल में हम रासो साहित्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासों में 69। दोस्तों लाइट चली गई और आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये जो सामग्री है पढ़ने की ये देख पा रहे होंगे। क्लास थोड़ी बची इसलिए इसको ऑफ नहीं करूँगा। कल्पना की प्रचुरता है दोस्तों, ये मैंने बताया। विविध छंदों का प्रयोग। तो आदिकाल में जैसे रासो साहित्य की बात करें दोस्तों, तो रासो साहित्य में जैसे पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है तथा उसके रचयिता चंद बरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। जैसे पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ, इसलिए उसको छंदों का अजायब घर कहा गया। इस प्रकार आदिकाल में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ हो। डिंगल पिंगल भाषा शैलियों में वर्णन। दोस्तों डिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश में यदि राजस्थानी का मेल हो तो उसे डिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश में यदि ब्रज भाषा का मेल हो तो उसे पिंगल कहते हैं। तो डिंगल और पिंगल भाषा शैलियों में जो आदिकालीन साहित्य मिलता है उसका प्रयोग हुआ है। आदिकालीन साहित्य का डिंगल एवं पिंगल भाषा शैलियों में प्रयोग हुआ है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग समावेश। दोस्तों अलंकार जो मतलब केवल उन्होंने जो रचना की वो अलंकार का प्रदर्शन करने मात्र नहीं की, उन्होंने जो उनका जो काव्य में अलंकारों का प्रयोग हुआ वो स्वाभाविक आए हैं। वो उन्होंने केवल अलंकारों का प्रदर्शन करने के लिए ही काव्य नहीं किया। उन्होंने जो आदिकालीन कवियों ने या चारणों ने जो भी काव्य की रचना की वो उन रचनाओं में स्वाभाविक रूप से अलंकारों आए हैं, न कि उन्होंने केवल अलंकारों का चित्रण करने के लिए काव्य का इस्तेमाल या काव्य का जो लिखा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। यानी स्वाभाविक रूप से उनके साहित्य या काव्य में अलंकार आए हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज के इस टॉपिक की, यानी आदिकाल के हमने क्या पढ़ी? विशेषताएं पढ़ी। विशेषताओं में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, इसके बाद साहित्य की हमने विशेषताएं पढ़ी। दोस्तों ये सब विशेषताएं पढ़ने के बाद हम कल वाली क्लास में जो आदिकाल की जैसे पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, उनके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ